नमस्कार, टीवी 9 भारत फर्स्ट पर आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। सुलगता संदेश खाली, ममता बनाम बीजेपी। जी हां, पश्चिम बंगाल में इस वक्त ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। संदेश खाली जा रही बीजेपी की टीम को यहां पर रोक दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर जो संदेश खाली से सामने आ रही है। बीजेपी की केंद्रीय टीम दरअसल यहां पहुंच रही थी, लेकिन केंद्रीय टीम को बंगाल पुलिस की ओर से रोक दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है। पीड़ितों से मिलने जा रही थी बीजेपी की टीम, जिसे रोक दिया गया है संदेश खाली में दाखिल होने से। रोके जाने से नाराज बीजेपी टीम धरने पर बैठी है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनने की कोशिश करते हैं। चलिए आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं हम उन महिलाओं को। जेपी नड्डा द्वारा भेजा गया सेंट्रल टीम हमारे साथ है, धरने में बैठ चुके हैं। वो लोग बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, धरने में बैठ चुके हैं आप लोग, जाने नहीं दिया जा रहा है आगे, अब क्या करेंगे? देखिए, हम बड़ी शांति के साथ पीड़िता से मिलने जा रहे थे, लेकिन हमको मिलने जाने नहीं दिया। ये तो अन्याय है। यहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक बहन है और यहाँ पर एक बहन के साथ एक बहन ही न जाने कितनी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक तो वो खुद कार्रवाई नहीं कर रही है और अगर हम पीड़िता से मिलने जा रहे हैं तो उसको भी रोका जा रहा है। मुझे लगता है वो चिंतित थे कि उनकी असलियत देश के सामने ना आ जाए, इसलिए हमको रोका जा रहा है। हम अगर वहाँ पीड़िता से बात करेंगे, उसको न्याय देने जा रहे हैं, तो उसमें तो उनको सहयोगी बनना चाहिए। वो व्यवधान डाल रही, हमें रोकने की बजाय शेख शाहजहां को रोकना चाहिए था, तो शायद आज बहनों के ऊपर ये अत्याचार नहीं होता। टीवी 9 भारतवर्ष अंदर गया था, लोगों के साथ बात किया था। औरत जो है उन्होंने कहा कि हम लोगों को रात 12 बजे बुलाया जाता था पार्टी ऑफिस में। तृणमूल कांग्रेस कह रहा है हम उनको सजा के अंदर लेके गए थे और बाइट करवाए, इंटरव्यू नहीं। उन बहनों ने बिल्कुल बोला है, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं। उन्होंने बोला है कि हमें कुछ बैठक के बहाने से बुलाया जाता है और उसके बाद उनको 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक घर आने नहीं दिया जाता। उनके पति की जान की उनको धमकी दी जाती है और उनके साथ अत्याचार और गलत व्यवहार किया जा रहा है। इतना बड़ा अत्याचार इन बहनों पे हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ की मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रही है, तो शर्मनाक बात है। हम सभी यहाँ पर कम से कम भी जो है 6 यहाँ पर जो है सांसद और साथ में 2 मंत्री और यहाँ पर महिला पुलिस है। मुझे लगता है कि अगर सच्चाई है तो हम सबको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। वो महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो, ये हम सबकी सोशल जिम्मेवारी है। मुझे समझ में नहीं आता कि महिला पुलिस हमें क्यों रोक रही है। एक मुख्यमंत्री महिला है, यहाँ पर जो पुलिस है वो महिला है, जो सांसद है वो महिला है, मंत्री है वो महिला है, तो महिलाओं से ही बात करने के लिए हमें क्यों रोका जा रहा है? मुझे लगता है कि इसको बहुत गहराई से सोचने की, समझने की बात है, जरूरत है। और बिल्कुल ये बात इस बात से ही साबित होती है कि यहाँ की सरकार जो है वो इन गुंडों को संरक्षण दे रही है। तो आप बीजेपी की केंद्रीय टीम से हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता की ये बातचीत देख रहे थे। जो टीम जेपी नड्डा की तरफ से वहां भेजी गई है, उसे संदेश खाली में दाखिल होने से रोका जा रहा है। बीजेपी की टीम को रोकने के लिए रामपुर में भारी पुलिस बल भी तैनात है। रवि दत्ता की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा भेजा गया संदेश खाली के लिए हाई पावर टीम को वही जगह पे रोका गया है जहां पे कल शुभेंदु अधिकारी को रोका गया था। सौरबेरिया रामनगर की ये जो जगह है वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रैफ खड़ी है और इसी जगह पे उनको रोका गया है। एक तरफ यहाँ पे बड़ा बैरिकेड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका उस तरफ संदेश खाली है जहाँ पे ये जो हाई पावर कमेटी का टीम है उसको रोका जा रहा है जाने से। और दूसरी तरफ यहाँ पे रैफ कॉर्डन करके रखे हैं। जो मंत्री आए हैं, जो एमपी का दल आया है, उनके साथ बहस चल रहा है कि क्यों उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अंदर की जो सच है वो सामने निकल के नहीं आए। वहीं पुलिस की तरफ से ये कहना है कि 4 लोग अंदर जा सकते हैं और क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, इसलिए अगर वो संदेश खाली पहुंचेंगे तो वहाँ पे झमेला हो सकता है, बवाल हो सकता है। लोग जो है 144 तोड़ के बाहर आ सकते हैं। इसके चलते आज उनको यहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा है। वही जगह है जहाँ शुभेंदु अधिकारी धरने पे बैठ गए थे और आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे बैरिकेड करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए लोग वहाँ पे हैं, आम लोग हैं, रैफ वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे फोर्स भी खड़ी है। लेकिन जो अंदर जाना चाहते थे, जो वहाँ पे सौरबेरिया विजिट करना चाहते थे, संदेश खाली विजिट करना चाहते थे, उनको वहाँ पे रोका गया है। और अभी तक स्थिति ऐसा बना हुआ है कि इसके आगे कोई नहीं जा सकता। आगे ये सेंट्रल टीम क्या करेंगे, यहाँ से वापस जाके राज्यपाल के साथ मिलेंगे कि नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका ऐसा ही कुछ सिद्धांत हो सकता है। लेकिन इसके बाद ये पूरा चीज को लेके बीजेपी कौन सी सियासत करेगी या तो फिर ये सियासत कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात है।
आइए रामपुर का ही रुख कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त रवि दत्ता मौजूद है और वहीं पर बीजेपी के वो मेंबर्स जो केंद्रीय टीम का हिस्सा हैं, जिन्हें वहां पर भेजा जा रहा था संदेश खाली का रुख करने के लिए, वो धरने पर बैठे हुए हैं। रवि, अभी मौजूदा हालात किस तरीके के हैं? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ये जो सांसद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें किस बिना पर रोका जा रहा है? देखिए मौजूदा हालात क्या है आपको एक बार दिखा देते हैं। ये रैफ यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो सेंट्रल टीम है वो यहाँ पे बैठ चुके हैं। केंद्रीय मंत्री है वो धरने में बैठा हुआ है। मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे अग्निमित्रा पॉल, बाकी के जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये धरना अभी चलेगी यहाँ पे। इसका कारण ये है, कल शुभेंदु अधिकारी भी जब यहाँ पे आए थे, उन लोगों का यही कहना था कि 144 ब्रेक करके आप अंदर नहीं जा सकते, 4 लोग जा सकते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हलचल मचेगी, वहाँ पे भीड़ होंगे और वो 144 ब्रेक कर सकते हैं, उसका रूल ब्रेक हो सकती है। इसीलिए तो आप देखिए कल जो बैरिकेड लगाया गया था, आज भी यहाँ पे बैरिकेड्स है। बैरिकेड के उस तरफ संदेश खाली है, हम लोग यहाँ पे रामनगर पे खड़े हैं। कुछ दूर जाने पर यहाँ पे धामा खाली है, वहाँ पे नाव क्रॉस करके आपको संदेश खाली जाना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बने हुए हैं, सेंट्रल टीम अंदर नहीं जा सकते, ये तो तय है और यहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा। गाँव के जो महिला है वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन यही कल जगह है, यही वो जगह है। कल शुभेंदु अधिकारी और उनके टीम को यहाँ पे रोका गया था और फिलहाल अभी ये स्थिति है कि सेंट्रल टीम यहाँ पे बैठ चुके हैं और वो पुलिस से जानना चाहते हैं कि क्यों उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। आप लगातार नजर बनाए रखिए तो धारा 144 का उल्लंघन ना हो, ये कहकर वहां पर बीजेपी की जो केंद्रीय टीम पहुंची है, उन्हें संदेश खाली में दाखिल होने से रोका जा रहा है। संदेश खाली जिसको लेकर इतनी सियासत हो रही है, उसका सच क्या है? आपको संदेश खाली के लोगों की आवाज सुननी चाहिए। TV9 संवाददाता रवि दत्ता संदेश खाली पहुंचे और लोगों से बात की। আমাদের অত্যাচারগত জমি জায়গা এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময় আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি। তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি, অভিযোগ জানাতে গেলে আমাদের মারে ধরে। এখানে আমাদের জোর করে জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে আমাদের চাষবাস করতে দিচ্ছে না, জলকর করছে। আমরা ভয়ে ভয়ে মুখ ঢেকেছি। আমাদের সব কেস দিচ্ছে, সব বাড়ি ছেলে বউ কাউকে ছাড়ছে না, কেস দিচ্ছে ঘরে ঘরে শুধু। और अजीज एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख दे। संदेश खाली पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। सीजीआई ने कहा है याचिका देखकर फैसला करेंगे। दोपहर में याचिका देखकर सुनवाई पर फैसला किया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से इस पूरे मामले में कहा गया है कि निष्पक्षता के लिए पश्चिम बंगाल से इस पूरे मामले की बाहर जांच हो। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है संदेश खाली मामले पर। याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक से TV9 संवाददाता पीयूष पांडे ने बातचीत की। आपको सुनवा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ बर्बरता, उन पर अत्याचार का जो मामला सामने आया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और CGI के सामने मामला मेंशन भी किया है। CGI ने आश्वासन दिया है कि आज दोपहर तक वो देखेंगे और उसके बाद ये संभावना बनती है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलख आलोक श्रीवास्तव मौजूद हैं। अलख जी, आपने जो पिटीशन फाइल की है उसमें क्या मांग की गई है आपकी ओर से? देखिए, जो ये संदेश खाली का मामला है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला मामला है, जिसमें कई महिलाओं ने जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडर्स के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने कई दिनों तक इनको घर से पिक करके और इनका बलात्कार किया और इनके साथ अत्याचार किया और इनको प्रताड़ित किया। तो ऐसे संवेदनशील मामले की सुनवाई निश्चित तौर पर एक निष्पक्ष जाँच एजेंसी के द्वारा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से बाहर होनी चाहिए। इसलिए पहले जो मैंने मांग की है वो यही की है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जाँच एजेंसी के द्वारा या SIT के द्वारा, CBI के द्वारा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से बाहर इसकी जांच हो। ये पहली मांग है। जो दूसरी मांग मैंने की है वो ये की है कि पिछले वर्ष हमने देखा था मणिपुर के मामले में जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत काइंडली इसका कॉग्निजेंस लिया था और SIT गठित की थी इसकी जांच के लिए और साथ ही साथ एक 3 ऑनरेबल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई थी कि इस मामले की जांच हो। उन सर्वाइवर्स से मिलने को बोला गया था कमेटी के मेंबर्स को कि आप उन पीड़िताओं से मिलें, उनसे समझें और जो भी गैदर किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन या एविडेंस वो गैदर करें। किसान आंदोलन का चौथा दिन है। प्रदर्शनकारी हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं और हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर संगीन आरोप लगाए हैं। TV9 भारतवर्ष के पास हलफनामे की पूरी कॉपी मौजूद है। इस हलफनामे में साजिश के आरोप लगाए गए हैं। वहीं अंबाला में प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उपद्रवी पत्थरबाजी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अंबाला पुलिस ने पत्थर फेंकते हुए उपद्रवियों का ये वीडियो जारी किया है।
इन दोनों खबरों पर बारी बारी से पूरा अपडेट आपके सामने रखेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में संसद को घेरने की साजिश का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में हथियार और ट्रैक्टर के साथ दाखिल होने की तैयारी 2020-21 की तरह बड़े आंदोलन की तैयारी में है किसान, ये इस बात का खुलासा हुआ है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दरअसल जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें इस बात का खुलासा हुआ। तो आपके लिए समझना जरूरी है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा करें। हलफनामे की कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। किसानों पर बड़ी साजिश रचने का आरोप इस हलफनामे में लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में फिर गड़बड़ी फैलाने की तैयारी है, ये गंभीर आरोप भी लगाए गए। इसके अलावा संसद घेरने की तैयारी कर रहे हैं किसान, ये बातें भी इस हलफनामे में साफ तौर पर कही गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में घुसने की तैयारी में है किसान, ये गंभीर आरोप भी इन पर लगाए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा हथियारों के साथ साथ दिल्ली में प्रवेश करने की साजिश की भी बात हलफनामे में कही गई है। 2020 और 21 में जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था उसी स्तर पर आंदोलन की तैयारी है। लंबे समय तक दिल्ली में टिके रहने का प्लान इन किसानों का है। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामे में हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया दिल्ली ना पहुंच जाए इसलिए किसानों को हमारी तरफ से रोका जा रहा है। और वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। दिल्ली बॉर्डर का घेराव करने से लोगों को दिक्कत पेश आ रही है, यानी आम लोग इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। दिल्ली की लाइफलाइन को बंद करना चाहते हैं किसान। ये तमाम बातें हरियाणा सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उसमें कही गई है और इसमें सीधे तौर पर साजिश के बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। चंडीगढ़ रुक कर लेते हैं। अंबाला नेशनल हाईवे से हमारे साथ मोहित मल्होत्रा जुड़े हुए हैं। मोहित, ये बहुत गंभीर आरोप हरियाणा सरकार की तरफ से लगाया गया है किसान आंदोलन को लेकर और इसमें कहीं ना कहीं ये सफाई भी पेश की गई है कि क्यों वहां पर वो जो एक्शन देखा जा रहा है अंबाला में उसकी जरूरत आन पड़ी। देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। एक जनहित याचिका लगाई गई थी और कहा गया था कि किसान जब आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ता रोककर उनका जो प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है उसको रोका जा रहा है, जिसके बाद हरियाणा सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था। हरियाणा सरकार के होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो सब कुछ 2020-21 में हुआ था, दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठे रहे थे, इस बार भी किसानों का प्रयास था कि वो दिल्ली में दाखिल हो सकें और संसद का घेराव करने की तैयारी है। और ये जो पूरा प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन वक्त के लिए चल सकता था, इसी वजह से किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका जा रहा है। साथ ही हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर ये किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंच जाते हैं तो आम जनता को काफ़ी परेशानी हो सकती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसी वजह से इन किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया और शंभू बॉर्डर पर उनको रोकने के लिए ही पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। तो हलफनामे में क्या कुछ बता रहा है मोहित? मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां अंबाला में किसानों की पत्थरबाजी का वीडियो भी अब सामने आया। हरियाणा पुलिस ने बाकायदा वीडियो जारी किया है। किसानों के बीच पत्थर फेंकने वाले उपद्रवी भी मौजूद है। पुलिस की ओर से ये वीडियो जारी करते हुए जानकारी साझा की गई है। वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं, देखिए किसानों का आंदोलन एक तरफ चल रहा है और इस बीच कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो पत्थर भी बरसा रहे हैं। मोहित, इसीलिए तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जबकि किसानों ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि ये जो आंदोलन होगा वो शांतिपूर्ण होगा। तो किसानों के बीच ऐसे लोग मौजूद हैं, इसके सबूत सामने आ रहे हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो वहां पर तैनात हैं उन पर भी हमले का प्रयास हो रहा है। उनको पहले प्रोवोक किया जाता है जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई करनी पड़ती है। इसी को जस्टिफाई करने के लिए अंबाला पुलिस की तरफ से ये वीडियो जारी किए गए हैं और कहा गया है कि किसानों की आड़ में कुछ उपद्रवी हैं जो कि पथराव कर रहे हैं और ऐसे लोगों को शिनाख्त करने के लिए, ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए निवेदन किया गया है। आम जनता से मदद मांगी गई है। बाकायदा इन उपद्रवियों के फोटो वीडियो जारी किए गए हैं और सवाल भी पूछा गया है कि क्या ये किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवी नहीं है जो इस तरह से हरियाणा पुलिस पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर हमला कर रहे हैं और इसी वजह से इनकी पहचान हो सके, इन पर बनती कानूनी कार्रवाई हो सके। इसी वजह से हरियाणा पुलिस की तरफ से बाकायदा आधिकारिक तौर पर ये वीडियो जारी किए गए हैं और जनता से मदद मांगी गई है।
तो ये मोहित बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी वीडियो में नजर आ रहे हैं जो साफ तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, पुलिस के जवानों पर पत्थर बरसा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मोहित, आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, कांग्रेस का सरकार पर बड़ा आरोप, कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं। ये अजय माकन कह रहे हैं हमारे चेक बाउंस हो रहे हैं, हम अपना पैसा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अजय माकन के गंभीर आरोप। जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है, और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? तो खातों पर तालाबंदी, कांग्रेस से किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके साथ जल्दी से साझा कर देते हैं। देखिए, कांग्रेस के 4 खाते फ्रीज कर दिए गए, इसकी जानकारी अजय माकन की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में अकाउंट थे। इसके अलावा जानकारी है कि यूथ कांग्रेस के खाते भी फ्रीज किए गए। पैसा क्राउड फंडिंग यूथ कांग्रेस का है। इसके अलावा आईटी ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है, ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई। 2018-19 के आईटी रिटर्न के आधार पर मांगी गई है। चुनावी साल होने की वजह से लेट जमा किया, ये भी उनकी तरफ से साफ किया गया है। और सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल में अर्जी भी लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे कुमार विक्रांत। कुमार, यहाँ पर साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र करते हुए अजय माकन की तरफ से बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है कि खुद तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर खूब पैसा जुटाया, लेकिन हमारे खातों को फ्रीज किया जा रहा है, तब जबकि ये लोकसभा इलेक्शंस का साल है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के सामने जाना चाहती है। अजय माकन यहां से रवाना होकर सीधे राहुल गांधी के पास पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके इसको लोकतंत्र की हत्या बताया है। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल ये मिल करके प्लान करेंगे कि इसको कैसे, इस मामले को जनता के बीच लेकर के जाना है और बीजेपी को निशाने पर रखना है, सरकार को निशाने पर रखना है। और एक जानकारी और ये आई है कि विवेक तनखा जो कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वो अपीलेट में कांग्रेस की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। वो वर्चुअली जुड़े हैं इस वक्त। आज अपीलेट में इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। तो कांग्रेस का कहना है कि जब अपीलेट में जब सुनवाई शुरू हुई उसके बाद ही हम जनता के सामने आए। हम नहीं चाहते थे कि अपीलेट में सुनवाई शुरू होने से पहले हम जनता के बीच जाएं। लेकिन जानकारी है कि 14 फरवरी को ही कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उसके पास अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, बिजली का बिल जमा करने के लिए, चुनावी खर्च के लिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। कुमार विक्रांत, एक छोटा सा अपडेट और जल्दी से चाहूंगी आपसे कि क्या जो फ्रीज किए गए खाते हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है? देखिए, अभी अजय माकन ने जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा है हमारे 4 खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके बाद डिटेल में जानकारी अभी एकत्रित कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी जितनी जानकारी दी गई वो ये है। और साथ में ये भी बताया गया है कि 2018-19 का जो मामला है उसमें 14,40,000 रुपये कैश जमा किए गए थे, जो कि सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को दान में दिए थे। उसी आधार पर जो पूरा इनकम टैक्स रिटर्न किया गया 2018-19 का 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी माना है कि उसने 30 से 40 दिन लेट रिटर्न जमा किया था क्योंकि वो चुनावी साल था। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कुमार, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपका रुख करेंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, एल्विश यादव की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। बता दें आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है। एल्विश यादव की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती है, वो ये कि रेप पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में दरअसल बड़ा अपडेट सामने आ गया है। एफएसएल जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया। ऐसे में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। सांप जहर केस में किस तरीके से एल्विश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल।
तो आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम रखने जा रहे हैं। किस तरीके से एल्विश का ये जो पूरा मामला एल्विश यादव उसमें किस तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल एफएसएल जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये है कि जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर सांप के जहर की पुष्टि होती हुई नजर आई है। इसके अलावा कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर मिला है। एफएसएल की रिपोर्ट में ये साफ है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। तो इस पूरे मामले में इस तरीके से मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल को सैंपल भेजे थे और इसके अलावा कुछ जानकारी आपके सामने हम जो रखने जा रहे हैं कि रेप पार्टी में जो ये पूरा मामला है कैसे फंसे थे, इसमें एल्विश यादव एनजीओ पीएफए ने शिकायत दर्ज कराई थी इस पूरे मामले में और इसके बाद किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ा ये हम आपको बता रहे हैं। एल्विश पर सांपों के साथ वीडियो शूट के गंभीर आरोप लगे थे जिस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। एल्विश पर जैसा कि हमने बताया रेप पार्टियों में सांपों के जहर सप्लाई के गंभीर आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा आपको बता दें स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स के इस्तेमाल के गंभीर आरोप भी एल्विश यादव पर लगे हैं। साथ ही साथ गिरफ्तार राहुल यादव से पुलिस को जहर मिला था, बरामद किया गया था जहर। इसके अलावा बरामद सांपों को वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था जिसके बाद अब कई बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें 5 कोबरा की विष ग्रंथि निकालने का खुलासा भी हुआ है। तो ये किस तरीके से पूरा मामला गंभीर होता जा रहा है, इसी को अपडेट्स के साथ जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, एल्विश यादव की मुश्किलें अब कैसे और बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ अपडेट्स पहुंचाएं सर। जी बिल्कुल, देखिए नोएडा पुलिस इस मामले में एल्विश यादव से पहले भी 2 से 3 बार पूछताछ कर चुकी है और अब जब ये एफएसएल की रिपोर्ट आई है जयपुर से साफ तौर पर कहा गया है कि कोबरा करैत प्रजाति का जो दुर्लभ प्रजाति होती है कोबरा की है उसका ये जहर है और साथ ही जिन सपेरों से जहर मिला था, जिन 3 सपेरों को उस टाइम गिरफ्तार किया था उन्होंने बताया था कि दरअसल जो एल्विश यादव हैं उनसे जुड़े एक शख्स से वो मिलने के लिए पहुंचे थे और ये जो जहर उनसे बरामद होता है जहर उसी को दिया जाना था। और इसके अलावा इन सपेरों ने यह भी बताया था कि अक्सर एल्विश यादव को रील्स बनाने के लिए वो कोबरा देते रहे हैं। इसके अलावा रेव पार्टी में जो उनके जानकारों के मुताबिक जो बुक होती थी उसमें बाकायदा इस तरीके का जहर भी सप्लाई किया जाता था। तो अब जब ये बात पुष्टि हो चुकी है, उस जहर की लैब की रिपोर्ट सामने आ चुकी, तब ऐसे में एल्विश यादव की जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ेंगी। अब नोएडा पुलिस एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनसे साथ ये जानने की कोशिश की जाएगी कि उन्होंने कब और किन किन पार्टियों में इस तरीके के जहर का इस्तेमाल किया और उनका लिंक क्या है इन सपेरों से। जी महत्वपूर्ण अपडेट जितेंद्र शर्मा पहुंचा रहे थे, बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखें। और इस बीच अब बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। बता दें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग बढ़ती ही जा रही है। वहां के कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो गवाही दे रही कि हिंदुओं को किस कदर वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। कहीं पूजा मंडप पर हमले कर मूर्तियों को खंडित कर दिया जा रहा है तो कहीं हिंदुओं के घर को उपद्रवियों ने आग लगा दी, कहीं हिंदू छात्रों से मारपीट की गई तो कहीं हिंदू परिवारों को देश छोड़ने की धमकी भी दी गई। वहां की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको ये 5 तस्वीरें पहले देख लेनी चाहिए। किस तरीके से वहां पूजा मंडप पर हमला किया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, हिंदू घरों में आग लगा दी गई, हिंदू छात्रों से मारपीट की गई और इसके अलावा वहां जो रह रहे हिंदू परिवार हैं उनको लगातार धमकी दी जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर यह कि ब्राह्मण बारिया में उपद्रवियों ने मूर्ति तोड़ी है तो यहाँ पटुआखाली हिंदू परिवारों को धमकी दी गई है। कहीं मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया, कहीं हिंदू परिवार जो वहां रह रहे होंगे धमकी देने का सिलसिला जारी है। फिरोजपुर में बदमाशों ने हिंदुओं के घरों में आग तक लगा दी है। खबर हमें यह भी मिल रही है कि अब तक किसी भी मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो बांग्लादेश में किस तरीके से नफरत की आग फैल रही है, अलग अलग मामले जो सामने आए हैं उसको लेकर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम रख देते हैं। जो पहला मामला है उसमें हुआ क्या है, सरस्वती पूजा मंडप पर हमला हुआ है और इस पर अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये अलग अलग केसेस आपके सामने रख रहे हैं हम। केसरी सरस्वती पूजा मंडप पे तोड़फोड़ हुआ है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक और मामला जहां हिंदू घरों में आग लगा दी गई है, उस मामले में भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये फिरोजपुर का मामला बताया जा रहा है। हिंदू परिवारों का घर में आग लगाकर उसे खाक कर दिया गया। कुछ दिनों बाद बेटी की शादी होनी थी और इस पूरे मामले में अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सका है। तो बांग्लादेश में नफरत की आग किस तरीके से फैल रही है, इसको लेकर जो अब तक केसेस सामने आए हैं उसका अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। एक नहीं कई ऐसे केसेस हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंसा को लेकर अपडेट मिल रही है। साइंस यूनिवर्सिटी में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के साथ मारपीट हुई है।
ये तस्वीरें आप देखिए, मारपीट किस तरीके से यहाँ पर की जा रही है। ये साइंस यूनिवर्सिटी की तस्वीरें बताई जा रही है। बांग्लादेश के दिनाजपुर में ये पूरा वाकया हुआ है, जहाँ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंसा पर उतर आए हैं। यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के साथ मारपीट की गई है और मारपीट का ये जो वीडियो है अब आपके सामने है। दिल्ली के नरेला अग्निकांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां घटना स्थल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। आग की चपेट में आए इलाके का उनकी तरफ से दौरा किया गया। मृतकों के परिजनों को इस बीच 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। सीएम की ओर से कहा गया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो नरेला में जो अग्निकांड हुआ उसमें 11 लोगों की दुखद मौत हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देख सकते हैं, घटना स्थल पर वो पहुंचे हैं, जायजा लिया उन्होंने, क्या कुछ वहां हुआ है समझने की कोशिश की। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और हर इंजर्ड को मेजर इंजरी में 2-2 लाख रुपए और माइनर इंजरी में 20-20 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आसपास जो दुकानें और घर जल गए हैं उसका आकलन किया जाएगा नुकसान का, और जो भी पॉलिसी है पॉलिसी के हिसाब से उनको सबको मुआवजा दिया जाएगा। आग लगी तो वो 100 फुट ऊपर तक बहुत भयंकर आग थी, और जब वो केमिकल है बाहर निकला तो वो नालियों के जरिए होते हुए आग कई घरों में और दुकानों में फैल गई। आग कैसे लगी उसके कारण का भी पता नहीं चल पाया, उसकी जांच होगी। दिल्ली के अलीपुर में कल शाम करीब 5 बजे आग लगी थी। बता दें आपको, स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में वेल्डिंग करते वक्त अचानक आग फैल गई। फैक्ट्री में मौजूद पेंट और केमिकल के 2 गोदाम जलकर खाक हो गए। 5 घंटे तक इस आग का तांडव वहां चलता रहा, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर। मैं कन्नाल रोड पर स्थित अलीपुर गांव में हूं, जहां पर कल शाम को आग लगी और मैं यहां पर अलीपुर गांव की उस फैक्ट्री के सामने खड़ी हूं, जहां पर देखिएगा फैक्ट्री बिल्कुल जलकर खाक हो चुकी है। जो सामने आप ड्रम देखेंगे, इन ड्रमों में केमिकल भरा हुआ था जिसको थिनर बोलते हैं, उससे पेंट बनाया जाता था। तो ये पेंट फैक्ट्री थी जहाँ पर आग लगी, और ये आग लगभग 4:45 बजे के आसपास लगी और 5:30 बजे तक फायर डिपार्टमेंट को यहाँ से कॉल गई। तो देख रहे हैं आप, आग इतनी भीषण थी कि थिनर जो था वहां से वो थिनर जो लिक्विड है वो जहां जहां भी गया आग की लपटें वहां तक गई। तो आप देखेंगे 20 फुट तक ऊपर आग की लपटें गई, और 20 फुट आप देखेंगे ऊंचाई जितने घरों की है, 3 मंजिल सोचिए सामने बना हुआ है, ये 3 मंजिल तक ऊपर आग की लपटें गई हैं। तो इतनी ऊंचाई तक आग की लपटें गई, और जो थिनर था वो जहां जहां तक भी गया वहां तक आग की लपटें फैलती चली गई। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि यहाँ पर ये रिहायशी इलाका है, तो आसपास दुकानें भी हैं, लोगों के घर भी हैं और लोग यहाँ पर रहते भी हैं। तो जैसे ही उनको आग की सूचना मिली, तमाम लोग निकलकर घरों से भागे, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग थे जो कि जल्दी तुरंत निकल के नहीं भाग पाए। और यहाँ पर जो लोग आग में फंसे थे, इस फैक्ट्री के जो लोग थे, उनकी 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि अभी सूचना मिल रही है, और कुछ घायल लोग भी हैं, उनको अस्पतालों में अभी वो एडमिट हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में, मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो पूरा एरिया है ये रिहायशी इलाका है। ये सामने यहाँ पर फैक्ट्री है, ये केमिकल फैक्ट्री, पेंट फैक्ट्री कहें इसको, और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। तो यहाँ पर इसमें भी करीब 20 लोग थे, उनको किसी तरह से जल्दी से निकाला गया, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका देखिएगा सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। वो तस्वीरों में आप देखिएगा, जो लोग भी यहाँ रहते हैं उनके घर किस तरह से तबाह हो गए हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी वो किस तरह से तबाह हो गई हैं, जो भी सामान था वो बिल्कुल जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सामने घर है वो देखिए, गाड़ी जो अंदर जली पड़ी हुई है, यही नशा मुक्ति केंद्र है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। यहाँ पर 20 लोग थे जो कि जिनको जल्दी से निकाला गया, उनको रेस्क्यू किया गया।
तो इस हादसे के बाद परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। ग्राउंड जीरो पर हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों से बात की। आप काम करते थे, उनका नाम क्या है? शुभम। हाँ। अच्छा, ये आपको उनकी बहन है। शुभम की बहन है। हाँ। तो ये शादी होने वाली? हाँ, 18 अप्रैल को शादी है इसका। और उसके भाई 4 भाई थे दीदी, वो सबसे छोटा था। हमारा तबीयत खराब था कल, तो हम सो रहे थे। आंटी ने आके मुझे बोला कि देख ननके के फैक्ट्री में आग लग गया। मैं उतर के ढूंढने लग गया, सबके पास कॉल करने लग गया, किसी का फ़ोन नहीं लगा। रिंग जा रहा था, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, कहीं नहीं दिखा। फिर शाम को 7:30-8 बजे हमने कंप्लेंट लिखाई। यहाँ पे आदमी भी करते थे, एक लेडीज़ भी थी, उसका छोटा सा बच्चा था, तो वो अपनी मम्मी के साथ आता जाता था। तो उसकी मम्मी 7 बजे निकलती थी। वो बच्चा यहाँ कम से कम 2:30 बजे तक रोया है कि मेरी मम्मी आया, उसको कहीं नहीं है, वो यहीं रोता रहा है। उसके फादर भी नहीं है। और इस फैक्ट्री के अंदर जो काम होता था, ड्राम आते थे, अंदर जाते थे, इसके गेट बंद रहते थे। हाँ, बंद रहते थे, इसके गेट नहीं खुलते थे। सामान आता था, चले जाता था, बस गेट बंद। एक बात, वो पब्लिक लिखड़ेगी कैसे, आप मेरे को ये बताइए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के खातों से फ्रीज हटाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आईटी ट्रिब्यूनल में बुधवार को अब सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल फौरी राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जहां कांग्रेस के खातों से फ्रीज हटा दिया गया। इससे कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था अजय माकन किस तरीके से इसको लेकर कह रहे थे कि ये जानबूझकर किया गया है, देखते हुए कि चुनावी साल है। अब बड़ी खबर है, कांग्रेस के खातों से फ्रीज हटाया गया।